लिमोइंग ने दावा किया, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता लगाना है कि अकादमी में वह चूहा भेदिया कौन है। मेरी आंखों के नीचे इस तरह की चाल चलने और संप्रदाय को काव्या राठौर की जानकारी देने में सक्षम होने के लिए इस इंसान में कुछ क्षमता है और उसकी हिम्मत भी कम नहीं है। हमें उस चूहे को पकड़ना ही होगा। जी जी, आपका अधीनस्थ समझता है। लिमोइंग ने अपना हाथ हिलाते हुए व्यक्त किया कि जियांग तुक्सिन अब जा सकते हैं। लेकिन जियांग तुक्सिन के कदम बिल्कुल नहीं हिले, क्योंकि उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जिससे लग रहा था कि उन्हें कुछ और भी कहना है। आपको और क्या काम है? जियांग तुक्सिन एक पल के लिए हिचकिचाए। युवा संप्रदाय मास्टर, आप सच में सबसे बड़ी युवा मिस के साथ शादी के बारे में पुनर्विचार नहीं करना चाहते हैं? भले ही आप उसे पसंद नहीं करते, फिर भी दूसरी युवा मिस है। लिमोइंग का चेहरा उतर गया। आप और क्या कहना चाहते हैं? क्या मैंने पहले ही अपनी बात स्पष्ट नहीं कर दी थी? जियांग तुक्सिन ने जल्दी से अपनी बात जोड़ी। युवा संप्रदाय मास्टर, मैं केवल इस बात से डर रहा था कि आप अभी संप्रदाय की वर्तमान स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। मैंने सुना है कि युवा मास्टर ली ने पहले ही सबसे बड़ी युवा मिस को प्रस्ताव दे दिया है, लेकिन उसका दिल हमेशा आपसे भरा रहा है और वह इसके लिए सहमत नहीं हुई, जबकि संप्रदाय मास्टर भी आपको ही पसंद करते हैं। यदि आप सच में सबसे बड़ी युवा मिस को स्वीकार नहीं करते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह युवा मास्टर ली से शादी कर ले। इस तरह युवा मास्टर ली संभवतः आपके पद के लिए खतरा बन जाएगा। जियांग तुक्सिन जिस युवा मास्टर ली का जिक्र कर रहे थे वह मुरोंगडे का दूसरा शिष्य ली लिंगचुआन था। ली लिंगचुआन की नज़र हमेशा युवा संप्रदाय मास्टर के पद पर रही थी और उसने सार्वजनिक रूप से लिमोइंग के साथ सौहार्द का सारा दिखावा भी छोड़ दिया था, इसलिए यह पूरे सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय में व्यापक रूप से जाना जाता था। दुर्भाग्य से जन्मजात प्रतिभा, क्षमता या आकर्षण के मामले में वह लिमोइंग के बिल्कुल भी बराबर नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। अगर ली लिंगचुआन मुरोंगफेई जैसी उत्कृष्ट प्रतिभाशाली महिला से शादी कर लेता है और संप्रदाय मास्टर का दामाद बन जाता है तो उसका रुतबा पहले जैसा नहीं रहेगा। इस बात की बहुत बड़ी संभावना थी कि वह लिमोइंग के पद को बदलने के लिए संप्रदाय मास्टर का समर्थन प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। जियांग तुक्सिन अब लिमोइंग का अनुसरण करने की सोच रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसा मामला होने का डर था। लिमोइंग ने उस पर एक ठंडी नज़र डाली। मुरोंगफेई और ली लिंगचुआन अगर वे सच में एक साथ हो गए तो इससे मुझे उनसे अलग अलग निपटने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। महज सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय के युवा संप्रदाय मास्टर का पद, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। भविष्य में मुझे फिर से ऐसी बातें मत सुनाना। काव्या राठौर और मेरे मामले ऐसे नहीं हैं जिन पर आप सवाल उठा सकें। जियांग तुक्सिन समझ गए कि वह सच में बहुत क्रोधित था और उनका दिल बैठ गया। उन्होंने एक भी शब्द आगे कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अपने दिल के अंदर वह अभी भी उलझन में थे। युवा संप्रदाय मास्टर, निश्चित रूप से उस छोटी लड़की ने उन पर कोई जादू नहीं कर दिया होगा, है ना? आखिर वह उसकी इतनी रक्षा क्यों करेंगे? यहाँ तक कि ली लिंगचुआन की धमकी की परवाह भी नहीं कर रहे हैं और मुरोंगफेई की शादी के गठबंधन पर भी बिल्कुल विचार नहीं कर रहे हैं। वह किस बारे में सोच रहे थे? क्या वे नहीं जानते थे कि साधना के मार्ग में ये केवल जन्मजात प्रतिभा पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके लिए भारी मात्रा में संसाधनों की भी आवश्यकता होती है? वह सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय जैसे विशाल समर्थन के साथ ही और मजबूत हो सकते थे। लावण्या राठौर वास्तव में सुंदर थी और उसकी जन्मजात प्रतिभा सच में उत्कृष्ट थी, लेकिन वह सिर्फ एक अनाथ थी। भले ही उसके पिता बाय लियू फैंग गायब नहीं हुए होते, वे महज एक 8वें चरण के स्तर के साधक थे और सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय जैसे विशालकाय संप्रदाय के सामने वे बिल्कुल भी तुलनीय नहीं थे। लावण्या राठौर दरवाजे के ठीक बाहर थी और अनजाने में ही उनकी पूरी बातचीत सुन चुकी थी। जब जियांग तुक्सिन ने लिमोइंग और मुरोंगफेई की शादी के बारे में जिक्र किया तो वह एक पल के लिए चिंतित हो गई और उसके दिल की धड़कन लगातार बढ़ती रही। भले ही वह सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय की इस प्रसिद्ध युवा मिस से नहीं मिली थी, लेकिन उसने मुरोंगनी को ये तारीफ करते हुए सुना था कि उसकी बड़ी बहन कितनी खूबसूरत थी और वह कितनी शक्तिशाली थी। इसके अलावा बहुत स्पष्ट रूप से वह चुपके से लिमोइंग की प्रशंसा पसंद करती रही थी। हालांकि इससे पहले कि उसे परेशान होने का समय मिलता, लिमोइंग ने मुरोंगफेई के साथ किसी भी रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। लावण्या राठौर ने अवचेतन रूप से राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा जैसे उसके दिल से कोई भारी पत्थर हट गया हो। तो लिमोइंग जिस बचपन की दोस्त के साथ बड़ा हुआ था, उसके लिए उसके मन में कोई भावनाएं नहीं थीं। हालांकि लिमोइंग अपने जूनियर भाई की चुनौती का सामना कर रहा था, फिर भी उसने एक बार भी अपने मास्टर की बेटी से शादी करने पर विचार नहीं किया था। लावण्या राठौर को लिमोइंग की ईमानदारी पर एक बार भी शक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसे ये बातें कहते हुए सुनकर, इतनी दृढ़ता से अपने इरादों पर कायम रहते हुए, उसे खुशी का एक झोंका महसूस हुआ। लेकिन बहुत जल्दी उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सही बात है, आखिर वह किस बात को लेकर खुश थी? लिमोइंग मुरोंगफेई से शादी करे या किसी और से, उसे इससे क्या मतलब?
वैसे भी उसकी और ली मोइंग की शादी तो बस असंभव थी। ये सोचकर लावण्या राठौर अपने दिल की गहराइयों में एक स्पष्ट निराशा महसूस कर सकती थी। हे भगवान, क्या वह पागल हो रही थी? वह स्पष्ट रूप से मू चेंगइंग को पसंद करती थी। उसे ली मोइंग की शादी की चिंता क्यों होगी? जब उसने सुना कि वह संभवतः किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर सकता है तो उसे निराशा क्यों महसूस होगी, और जब उसने उसका कबूलनामा सुना तो उसे खुशी क्यों होगी? निश्चित रूप से उसे सच में ली मोइंग से प्यार नहीं हो गया था, है ना? ये कैसे संभव हो सकता है? और यह कैसे किया जा सकता है? लावण्या राठौर को लगा कि वह टूटने के कगार पर है। उसे अचानक एहसास हुआ कि हाल ही में वह सेलेस्टियल लाइट एकेडमी के माहौल से सुन्न हो गई थी, और उसने वास्तव में अवचेतन रूप से इस स्थिति को स्वीकार कर लिया था कि वह और ली मोइंग मंगेतर की एक जोड़ी थे। इस अकादमी में वह और ली मोइंग एक जोड़े थे और हर कोई उनसे ईर्ष्या करता था, भीड़ उनके पीछे भागती थी। उस एहसास ने उसे उसके पिछले जीवन के उन दिनों में वापस लौटा दिया जहां वह और मू चेंगेंग एक साथ थे। इससे लावण्या राठौर को एक भ्रम हो गया, जैसे कि चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन अब वह अचानक जाग गई और समझ गई कि यह सब बिल्कुल भी सही नहीं था। उसे और ली मोइंग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य हॉल में ली मोइंग और जियांग तुक्सिन की बातचीत अभी भी जारी थी। लावण्या राठौर छुपकर बातें सुनने के मूड में नहीं थी और वह निराशा से भरे हुए उस छोटे से आंगन से बाहर निकल गई। अनजाने में वह गहन अस्त्र कक्ष की ओर चल पड़ी। गहन अस्त्र कक्ष के प्रवेश द्वार पर ही एक बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवती को घेरे हुए एक भीड़ थी। वे सभी उस पर तारीफों की बौछार करके उसका ध्यान खींचने के लिए होड़ कर रहे थे। वरिष्ठ सिस्टर ली, आपके अस्त्रों को परिष्कृत करने के कौशल वास्तव में शानदार हैं। आपके द्वारा परिष्कृत किए गए गहन अस्त्र अधिकांश पहले टियर के अस्त्र मास्टरों की तुलना में बहुत बेहतर हैं। आप सच में प्रभावशाली हैं। क्या ऐसा नहीं है? जूनियर सिस्टर ली, सेलेस्टियल लाइट एकेडमी के पिछले 10 वर्षों में सबसे मजबूत अस्त्र परिष्कृत करने वाली प्रतिभा हैं। बेशक वह प्रभावशाली हैं। 3 दिन बाद वह दिन होगा जहां आर्मामेंट गिल्ड सभी नए अस्त्र मास्टरों की पदोन्नति को प्रमाणित करेगा। यदि वरिष्ठ सिस्टर ली मूल्यांकन पास कर लेती हैं तो आप पूरी सेलेस्टियल लाइट एकेडमी में सबसे कम उम्र की अस्त्र मास्टर बन जाएंगी। मैं सच में वरिष्ठ सिस्टर ली की पूजा करता हूँ। न केवल उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, वह सुंदर भी हैं, और इसके अलावा वह अस्त्रों को परिष्कृत करना जानती हैं। वह वास्तव में किसी को भी ईर्ष्यालु बना सकती हैं। ली जुए एक के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान बहुत पहले ही ठीक हो गए थे और इस समय वह भव्य रूप से सजी हुई थी। एक गोल पंखा पकड़े हुए भीड़ के ठीक बीच में बैठी थी और स्पष्ट रूप से भीड़ की चापलूसी और तारीफों का आनंद ले रही थी। लावण्या राठौर स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली जुए एर इतना अच्छा जीवन जी रही होगी। जब से उसकी और ली मोइंग के विवाह समझौते का खुलासा हुआ था, तब से उसके खिलाफ जाने वाले उन सभी छात्रों में अब उसके लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं थी, और वे सभी अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाकर डर कर एक उचित जीवन जी रहे थे। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट स्टेज के पिछले नंबर 2 रैंक वाले लू जिजू की भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं हुई थी। फिर भी ली जुए एर सफलता से और भी अधिक उत्साहित लग रही थी। एक पल के लिए लावण्या राठौर को कुछ संदेह हुआ, लेकिन बहुत जल्दी वह समझ गई कि क्या हुआ था। उस दिन की पिटाई से ली जुए एर बेहोश हो गई थी और वास्तव में उसने भयानक रूप से अपना सम्मान खो दिया था। लेकिन बाद में ली मोइंग दिखाई दिया, और इसके अलावा जब उसने लावण्या राठौर के साथ अपने विवाह समझौते को स्वीकार किया तो यह भी साबित हो गया कि वह ली जुए एर का दूसरा भाई था। उस समय वे दोनों अपना प्यार जताने में व्यस्त थे, तो बेहोश पड़ी ली जुए एर की परवाह किसे होगी। इस तरह ली जुए एर न केवल एक गली का चूहा आवारा नहीं बनी, बल्कि उसका सामाजिक रुतबा भी 3 स्तर ऊपर उछल गया था। वह अब अकादमी के नंबर 1 विशेषज्ञ ली मोइंग की सगी बहन थी, और इसके अलावा उसकी एक अतुलनीय प्रतिभाशाली और चुनौती देने वाली भाभी थी। जो लोग सच्चाई नहीं समझते थे, उनके लिए ली जुए एर का सामाजिक रुतबा बिल्कुल भी साधारण नहीं था। चाहे वे किसी को भी नाराज कर दें, वे निश्चित रूप से उसे नाराज नहीं कर सकते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा था कि युआन परिवार के मुखिया को उसके भाई के सामने झुकना पड़ा था और जानबूझकर उसकी अच्छी नज़रों में आने की कोशिश करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि युआन जेयू भी ली जुए एर को एक नई रोशनी में देखने लगा था। अतीत में उसने ली जुए एर को छोड़ने और उसके बजाय लावण्या राठौर का पीछा करने का फैसला किया था। लेकिन अब जब वह जानता था कि लावण्या राठौर पहले से ही रिश्ते में थी, तो ली जुए एर युवा संप्रदाय मास्टर की सगी बहन बन गई थी। एक मूर्ख भी जान जाएगा कि क्या चुनना है। बंद दरवाजे के पीछे साधना में जाने से पहले वह व्यक्तिगत रूप से सेलेस्टियल लाइट एकेडमी आया था और माफी के रूप में ली जुए एर को एक बहुत बड़ा उपहार दिया था। यहाँ तक कि उसने अपना रुख साफ कर दिया था कि जब तक वह सहमत है, वह तुरंत उससे सगाई कर लेगा। ली जुए एर बस खुशी से झूम उठी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुर्भाग्य लाने वाली मनहूस लावण्या राठौर अब उसके लिए सौभाग्य लेकर आई थी।
वे अमीरजादे जो अतीत में अक्सर उसके साथ ठंडा और उदासीन व्यवहार करते थे, अब उसका ध्यान खींचने के लिए उसके पैरों में घुटने टेक रहे थे, जबकि अन्य साधारण छात्र उसके साथ अकादमी की राजकुमारी की तरह व्यवहार कर रहे थे, उसे आसमान पर चढ़ा रहे थे। इस दौरान ली जुए एयर हवा में उड़ रही थी। शानदार, ये बस बहुत शानदार था। आज का दिन भी किसी अन्य दिन की तरह ही था, जहां वह उन छात्रों के झुंड से घिरी हुई थी जो उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी समय जब वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, अचानक उसने पीछे से एक ऐसी आवाज़ सुनी जिससे उसने अपनी पूरी जिंदगी में नफरत की थी। ली जुए एयर, लगता है तुम बहुत अच्छी तरह घुल मिल रही हो, है ना? मैंने तुम्हें जो थप्पड़ मारे थे वे पूरी तरह से ठीक हो गए लगते हैं। ली जुए एयर तुरंत पीछे मुड़ी। तुम काव्या राठौर? उसकी आंखों की गहराई से आग निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। लावण्या राठौर के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके भाव उपहास से भर गए। क्या मैं वही पुरानी वाली नहीं हूँ? ली जुए एयर, क्या तुम कुछ ज्यादा ही असभ्य नहीं हो? क्या तुम अपनी भाभी से मिलने पर ऐसे ही बात करती हो? उसके चेहरे को देखकर जो दिन ब दिन और अधिक कोमल होता जा रहा था, ली जुए एयर के दिल में ईर्ष्या की गहरी भावना पैदा होने लगी। अगर सामान्य समय होता तो वह सीधे आगे बढ़कर लावण्या राठौर से झगड़ा करती। भाभी, वह उसे यह स्वीकार कराना चाहती थी कि यह छोटी कुतिया उसकी भाभी थी, शायद उसके अगले जन्म में। लेकिन अब वह ली मोइंग की छोटी बहन की पहचान पर टिकी हुई थी ताकि वह अकादमी में झूठे बहाने से ठगना जारी रख सके। अब इतने सारे लोगों के सामने अगर वह लावण्या राठौर के खिलाफ जाती तो इसका अकादमी में उसके सामाजिक रुतबे पर असर पड़ता। अगर किसी को ये पता चल गया कि वह और ली मोइंग वास्तव में बहुत करीबी भाई बहन नहीं थे बल्कि दुश्मनों की तरह ज्यादा थे, तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वह अभी भी इस अवसर का उपयोग दूसरों को गुमराह करने और ली मोइंग की सातवीं बहन के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करके स्काई क्लाउड सिटी के किसी कुलीन परिवार में शादी करने की उम्मीद कर रही थी। अपनी पहचान के साथ, यदि वह अपने जीवन के उत्तरार्ध के लिए अपने भाग्य को बदलना चाहती थी और उन बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली उत्तराधिकारियों से शादी करना चाहती थी, तो ये सबसे अच्छा अवसर होगा। इस वजह से वह बर्दाश्त करेगी। क्या यह महज इस मनहूस लड़की के सामने अपना सिर झुकाना नहीं था? ली जुए एयर ने अपने दांत पीसे और अपना सम्मान जताने के लिए सिर झुकाने से पहले बार बार बर्दाश्त किया। दूसरी भाभी, मैंने आपको कुछ दिनों से नहीं देखा है। आप काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। ली जुए एयर ने खुद स्वीकार किया कि वह झुकने और घुटने टेकने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी का इस्तेमाल पहले ही कर चुकी थी। लेकिन जब लावण्या राठौर ने यह सुना तो उसने न केवल मुस्कुराते हुए कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, बल्कि उसका उसे सीधे खड़े होने के लिए कहने का कोई इरादा भी नहीं था और बस उसे झुके रहने दिया। पूरी जगह पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। जो छात्र मूल रूप से ली जुए एयर को खुश करने आए थे, वे इस दृश्य को देखकर अपनी आंखें फाड़े रह गए। क्या काव्या राठौर ली जुए एयर की भाभी नहीं है? वह उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? उसे बिल्कुल भी सम्मान क्यों नहीं दे रही है? उन दोनों के बीच क्या हुआ? कोई अंदाजा नहीं। शायद उनकी कोई अनबन हुई हो। पिछली बार युआन निवास में दोनों एक दूसरे के प्रति काफी अप्रिय थे, है ना? लेकिन चाहे वे एक दूसरे के साथ कितने भी अप्रिय हों, ली जुए एयर अभी भी वरिष्ठ भाई ली की सगी बहन है। नंद और भाभी की न बनना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कई अन्य परिवारों में भी ऐसी समस्या होती है। ली जुए एयर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बेशक वह जानती थी कि लावण्या राठौर उसके साथ खेल रही थी। लावण्या राठौर और ली मोइंग और वह ली जुए एयर एक दूसरे से गहरी नफरत करते थे। अब वह दूसरों को खुश करने का आनंद लेने के लिए उन दोनों के नामों का उपयोग कर रही थी। लावण्या राठौर इससे कैसे खुश होगी? ये स्पष्ट था कि वह अब उससे बदला लेने के लिए यहाँ आई थी। लेकिन ली जुए एयर इसे स्वीकार किए बिना नहीं रह सकती थी। इसके अलावा वह अभी भी आशा की एक किरण पर टिकी हुई थी कि चूंकि वह और ली मोइंग सच में भाई बहन थे, चाहे उनका रिश्ता कितना भी खराब क्यों न हो, वह इसे हमेशा परिवार के आंतरिक कलह के रूप में समझा सकती थी। इसलिए उसे केवल लावण्या राठौर को संभालने की जरूरत थी, और जब वह चली जाएगी तो वह इस पूरे मामले को समझाने का एक तरीका खोज लेगी। अब वह केवल उसकी बातों में हाँ में हाँ मिला सकती थी। ली जुए एयर ने थोड़ी देर के लिए इसे बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी उसने लावण्या राठौर को एक भी शब्द कहते हुए नहीं सुना, इसलिए वह केवल अपना रुख नरम कर सकती थी। दूसरी भाभी, क्या आप अभी भी युआन निवास में उस समय जो हुआ उसे लेकर परेशान हैं? ये बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया गया था। मुझे चिंता थी कि मिस्टर युआन कुछ ऐसा कहेंगे जिससे दूसरे भाई को गलतफहमी हो जाएगी। भले ही मैंने जो कहा वह थोड़ा कठोर था, लेकिन आपने मुझे तब सबक भी सिखाया था, तो क्या आप अभी भी परेशान हैं? कैसा रहेगा अगर मैं आपसे फिर से माफ़ी मांग लूँ? लावण्या राठौर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। ली जुए एयर, मैंने वास्तव में तुम्हारे जैसा ढीठ इंसान कभी नहीं देखा। क्या तुम अभी भी मुझे अपनी भाभी मानती हो? तुमने बार बार मुझे जान से मारने की कोशिश की है, तो तुम मुझे क्या समझती हो? अब तुमने बेचारा बनने का नाटक करना सीख लिया है।
ली जू एयर की प्रतिक्रिया तुरंत थी क्योंकि वह जानती थी कि ताकत का सामना ताकत से करना व्यावहारिक नहीं था। न केवल उसके पास क्षमता नहीं थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित हो जाएगा कि उसके अपने दूसरे भाई और दूसरी भाभी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उसने अपनी पलकें झपकाईं और उसके भाव बदल गए, उसकी आंखें नम होने लगीं, मानो वह कभी भी रोने वाली हो, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी कांपने लगी। दूसरी भाभी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने पहले ही समझाया था, यह मेरी गलती है कि मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूँ। भले ही आप मुझे माफ़ न करें, लेकिन आपको मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए, है ना? आखिरकार मैं आपके मंगेतर की बहन हूँ और भविष्य में हम सब एक बड़ा परिवार होंगे, तो आप इतनी प्रतिशोधी क्यों हो रही हैं? जब दर्शकों ने ये देखा तो वे ली जू एयर की ओर सहानुभूतिपूर्ण नज़रें डालने लगे। लावण्या राठौर सेलेस्टियल लाइट एकेडमी में हमेशा से एक नितांत शक्तिशाली और दबंग अस्तित्व रही थी। चाहे वह प्रवेश परीक्षाओं में हो, मार्शल आर्ट स्टेज की लड़ाई हो या यहाँ तक कि युवान निवास की दावत में भी, वह हमेशा उन लोगों को कुचलती आ रही थी जिन्होंने उसे चुनौती दी थी, हमेशा ऊपर की ओर कदम बढ़ाती रही थी। हर बार जब भी उसने प्रहार किया तो ऐसा हमेशा इसलिए होता था क्योंकि उसे दूसरों द्वारा चुनौती दी जाती थी, और उन परिस्थितियों में जब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तब वह जवाबी कार्रवाई करती थी। लेकिन किसी भी आम इंसान की नज़र में उन्हें यह नहीं लगेगा कि प्रहार करने से पहले उस पर अत्याचार किया जा रहा था। उन्होंने जो देखा वह उसकी चौंकाने वाली क्षमता और मजबूत रवैया था जिससे कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। ली जू एयर जिसकी आंखें लाल हो गई थीं, उसकी तुलना में वह लावण्या एक परमगढ़ की तरह थी। इससे ली जू एयर बेहद दयनीय लग रही थी। लावण्या राठौर ने ठंडी नज़रों से देखा, मानो वह किसी जोकर को देख रही हो। एक परिवार? तुम्हारे साथ एक परिवार कौन है? क्या मैं व्यक्तिगत रूप से ली मोइंग से पूछूं कि क्या तुम दोनों एक ही परिवार से हो? ली जू एयर, मैं तुम्हें खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखने की सलाह देती हूँ क्योंकि एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। आज अगर तुम्हारे द्वारा ठगे गए इन लोगों को पता चल जाए कि ली मोइंग की नज़रों में तुम एक नौकर के भी लायक नहीं हो, तो वे तुमसे अपना बदला कैसे लेंगे? ये सुनकर आसपास खड़े छात्रों ने निराशा में एक दूसरे की ओर देखा। निश्चित रूप से ये सच नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि ली जू एयर और वरिष्ठ भाई ली का रिश्ता उतना अच्छा न हो? अगर यह सच है तो क्या हम बेकार ही ली जू एयर की चापलूसी नहीं कर रहे हैं? अगर बात सिर्फ बेकार की चापलूसी तक ही सीमित होती, अगर वरिष्ठ भाई ली इस बात पर गुस्सा हो गए तो हम सच में बेवकूफ़ बन जाएंगे। दर्शकों की नज़रें संदेह और अमित्रता में बदल गईं, जिससे ली जू एयर को ठंडे पसीने आने लगे। उसके विचार तेजी से दौड़े, उसने अपने दांत पीसे और अचानक सीधे खड़े होकर लावण्या राठौर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, काव्या राठौर, मैंने पहले ही एक कदम पीछे हटा लिया है, इसलिए अपनी हद पार मत करो। दूसरे भाई के साथ मेरे रिश्ते खराब होने का कारण तुम्हारा झूठे आरोप लगाना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करके हमारे बीच दरार डालने में कामयाब हो जाओगी? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है। कौन जानता है कि भविष्य में क्या बदलाव आएंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं हमेशा दूसरे भाई की बहन रहूंगी। हमारे शरीर में एक ही खून बह रहा है, इसलिए तुम्हारे पास हमें अलग करने का कोई मौका नहीं है। उसने जो शब्द कहे थे वे एक बुद्धिमान तरीके से प्रस्तुत किए गए थे, जो जानबूझकर दूसरों को गुमराह करने के लिए किए गए थे, ये सोचकर कि लावण्या राठौर दुर्भावनापूर्ण विचारों वाली एक भाभी थी। अपनी मंगेतर की बहन से सहमत न होने के कारण वह बस भाई बहनों के रिश्ते के बीच कलह बो रही थी। इस बार दर्शकों के दिलों में बदलाव आने लगा। बिल्कुल सही, चाहे भाई बहन आपस में कितने भी खफा क्यों न हो, ये भी अस्थायी ही था। ली जू एयर अभी भी वरिष्ठ भाई ली की बहन थी और इस मंगेतर की तुलना में अधिक विश्वसनीय थी। कोई अपनी मंगेतर बदल सकता था, लेकिन क्या बहन को बदला जा सकता है? तो ये देखा जा सकता था कि ली जू एयर की चापलूसी करना गलत नहीं था। ली जू एयर ने देखा कि उसने जनता की राय को अपने पक्ष में मोड़ लिया था, और लोहा गर्म होने पर हथौड़ा मारने के इस मौके का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी बात जारी रखी, भाभी, मुझे पता है कि आप अस्त्रों को परिष्कृत करने की मेरी जन्मजात प्रतिभा से जलती हैं। 3 दिन बाद मैं एक असली अस्त्र मास्टर बनने के लिए आर्मामेंट गिल्ड के प्रमाणीकरण में हिस्सा ले रही हूँ। इसके अलावा मैं इनाम के रूप में ऑनर पॉइंट्स सम्मान बिंदु हासिल करने में सक्षम होंगी। मुझे पता है कि भाभी हमेशा से स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी धर्मग्रंथ डिपॉजिटरी के चौथे स्तर में साधना पद्धति का आदान प्रदान करने के लिए ऑनर पॉइंट्स प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाई हैं। हालांकि इस बात ने आपको मुझसे नाराज कर दिया है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? ओह, तो सच यह है, ये काव्या राठौर सच में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी है। ली जू एयर ने न केवल गंदे पानी की एक बाल्टी उछाली, कीचड़ उछाला, बल्कि उसने सभी को ये भी याद दिलाया कि वह जल्द ही एक मूल्यवान अस्त्र मास्टर बनने वाली है। इसके अलावा उसने ये भी जोड़ा कि उन दोनों के बीच जो भी टकराव था वह पूरी तरह से लावण्या राठौर की ईर्ष्या के कारण था।
उनमें से काफी लोगों ने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया और इससे ली जुए एर खुशी से मुस्कुरा उठी और लावण्या राठौर को चुनौती भरी नज़र से देखा। लावण्या राठौर ने ज्यादा भाव प्रदर्शित नहीं किए थे और ठंडी हंसी हंसने से पहले उसके खत्म होने का इंतजार किया। महज एक पहले की अस्त्र मास्टर, जिसे अभी तक प्रमाणित भी नहीं किया गया है, और इसी ने तुम्हें इस हद तक खुश कर दिया है। 18 साल की उम्र में और तुम अभी भी केवल पहले टियर पर हो। तुम्हारी ऐसी भयानक जन्मजात प्रतिभा को देखते हुए इस पूरे जीवन काल में तुम शायद केवल एक 5वें टियर के अस्त्र मास्टर के मानक तक ही पहुंच पाओगी, और वह भी तब जब तुम्हारे पूर्वजों की कब्र से हरा धुआं निकलेगा। पूर्वजों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। क्या मुझे सच में तुम्हारे स्तर की किसी इंसान से ईर्ष्या करने की जरूरत है? तुम उसके तिरस्कारपूर्ण लहजे से ली जुए एर आग बबूला हो गई और घोर बेचैनी में चिल्लाई, तुम क्या जानती हो? क्या तुम जानती हो कि 5वें टियर के अस्त्र मास्टर का अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण होता है? यह एक ऐसा वीआईपी होता है जिसे कई बड़े परिवार नौकरी पर रखने के लिए लड़ रहे होते हैं। एक मूल्यवान अस्त्र मास्टर का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लावण्या राठौर की नज़रें ठंडी हो गईं। मैं जिसका अपमान कर रही हूं वह कोई अस्त्र मास्टर नहीं बल्कि तुम हो, कचरे का एक बेकार टुकड़ा। इसके अलावा क्या तुम वह चेतावनी भूल गई हो जो मैंने तुम्हें पहले दी थी? क्या? ली जुए एर स्तब्ध रह गई क्योंकि वह सच में भूल गई थी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने उसे खतरे का एहसास कराया। जब वह अभी भी सदमे में थी, लावण्या राठौर का दाहिना हाथ लहराया और एक शक्तिशाली गहन ऊर्जा मुक्त हुई जो ली जुए एर की छाती पर जा लगी। दर्शकों की चौंका देने वाली चीखों के बीच ली जुए एर जोर से दूर जा गिरी और उसके होठों के कोनों से खून की एक धार बह निकली। काव्या राठौर, तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? लावण्या राठौर का ये प्रहार इस बार बिल्कुल भी भारी नहीं था, इसलिए ली जुए एर शिकायत करने के लिए अपनी छाती पकड़ते हुए अभी भी उठ सकती थी। लावण्या राठौर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें पिछली बार यह नहीं सिखाया था? एक अस्त्र मास्टर के रूप में एक ऐसे साधक के सामने जिसकी क्षमता तुमसे बहुत बहुत अधिक है, तुम्हें अपनी पूंछ दबाकर एक इंसान की तरह ठीक से व्यवहार करना चाहिए। दूसरों द्वारा तुम्हें दिए गए सम्मान को एक बेशर्म निवेश मत समझो। लगता है तुम्हें मेरी बातें ठीक से याद नहीं रहीं, इसलिए तुम्हारी दूसरी भाभी होने के नाते मुझे तुम्हें ठीक से सिखाना होगा। तुम ली जुए एर चिंतित और क्रोधित दोनों थी और इससे उसकी आंतरिक चोट और बिगड़ गई। उसकी छाती में पागलों की तरह दर्द हो रहा था और उसकी दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, मानो वह बेहोश होने वाली हो। ये देखकर दर्शक छात्र अवाक रह गए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लावण्या राठौर अचानक प्रहार करेगी। अब जाकर उन्हें याद आया कि लावण्या राठौर एक महाप्रतिभाशाली थी जो मार्शल आर्ट स्टेज में तीसरे स्थान पर थी। यदि वह वास्तव में किसी को चोट पहुंचाना चाहती तो कोई भी उसे रोक नहीं पाता। उनका रवैया देखकर ली जुए एर और भी ज्यादा निराश हो गई। महज 15 मिनट पहले ये लोग अभी भी उसकी चापलूसी कर रहे थे, उसकी आसमान तक तारीफें कर रहे थे, मानो पूरी सेलेस्टियल लाइट अकेडमी में कोई और प्रतिभाशाली छात्र हो ही नहीं। लेकिन अब जब लावण्या राठौर खड़ी हुई तो इन लोगों का रवैया तुरंत बदल गया। नहीं, अगर उन्होंने ये पुष्टि कर ली कि उसके दूसरे भाई के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो भविष्य में सेलेस्टियल लाइट अकेडमी में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ली जुए एर ने अपने दांत पीसे और बोली, काव्या राठौर, तुमने आज मेरा जो अपमान किया है वह मुझे याद रहेगा। अब जबकि दूसरे भाई यहाँ नहीं हैं, तुम मेरे प्रति इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कर रही हो। बाद में जब दूसरे भाई को पता चलेगा कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हो तो वह निश्चित रूप से मेरा बदला लेंगे। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। लावण्या राठौर थोड़ी मुस्कुराई क्योंकि वह बहुत स्पष्ट थी कि ली जुए एर क्या योजना बना रही थी। वह इन छात्रों को ये सोचने के लिए गुमराह करना चाहती थी कि ली मोइन के दिल में उसका कोई रुतबा था, ताकि ये लोग अभी भी उसकी चापलूसी करने के लिए तैयार रहें। लावण्या राठौर ने उस पर एक अर्थपूर्ण नज़र डाली और बस बोलने ही वाली थी, लेकिन किसी ने पहले ही बोल दिया। अब जब मैं ये पहले से ही जान गया हूं तो मैं किससे बदला लेने वाला हूं? ली जुए एर, तुम्हारी ली एर से इस तरह से बात करने की बहुत हिम्मत है। लगता है जब मैं दक्षिण यू साम्राज्य में था तब मैं तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा ही विनम्र था और इसी वजह से तुम्हारी मेरी औरत के साथ इस तरह के अपमानजनक तरीके से पेश आने की हिम्मत हो गई। एक आदमी की गहरी और नीरस आवाज सुनाई दी जिसमें एक स्पष्ट रूप से भयावह और ठंडा इरादा था। ली जुए एर का पूरा शरीर कांप उठा और उसने अविश्वास के साथ अपना सिर उठाया। लावण्या राठौर ने भी आश्चर्य से अपनी बाहें उठाईं और जैसे ही उसने पीछे देखा उसने ली मोइन की लंबी और सीधी शारीरिक संरचना देखी जो लगभग पूरी तरह से उसकी पीठ से सटी हुई थी और ऊपर से आने वाली सूरज की रोशनी को रोक रही थी। उसने अपने होंठ सिकुड़े, उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। इस आदमी के सामने वह हमेशा इतनी छोटी लगती थी, उसके लंबे और दुबले शरीर के सामने यह एक स्पष्ट विपरीतता थी। उनकी क्षमताओं के बीच की तुलना को जोड़ दिया जाए तो यह हमेशा उसे एक कमजोर स्थिति में डाल देता था।
इसके अलावा ली मोइंग की क्षमता कुछ ज्यादा ही मजबूत थी, है ना? वह उसके पीछे कब आ गया? उसने वास्तव में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ली मोइंग के सुंदर लेकिन ठंडे चेहरे के पार्श्व दृश्य को देखकर ली जुए एक को लगा जैसे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया हो और वह नियंत्रित रूप से कांपने लगी। ली मोइंग अचानक यहाँ क्यों आ गया? वह कब आया? उसे ठीक उसी समय क्यों आना था जब वह उनके भाई बहन के रिश्ते के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात कर रही थी? अब वह इस झूठ को कैसे छिपाने वाली थी? वरिष्ठ भाई ली वास्तव में आ गए। कितने सुंदर हैं। ये पहली बार है जब मैं वरिष्ठ भाई ली को इतनी करीब से देख रही हूँ। वह दूर से ही बहुत सुंदर दिखते हैं और अब करीब से वह और भी, मैं तो बेहोश होने वाली हूँ। तुम तो प्यार में पागल एक बेवकूफ़ हो। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि वरिष्ठ भाई ली की मंगेतर ठीक बगल में खड़ी है? मैं तो बस उन्हें देख रही हूँ, लेकिन अब जब वरिष्ठ भाई ली की मंगेतर और उनकी सगी बहन लड़ रही हैं तो वह इसे कैसे संभालेंगे? वह निश्चित रूप से अपनी बहन का पक्ष लेंगे, आखिर खून पानी से गाढ़ा होता है। यह जरूरी नहीं है कि सच हो। वरिष्ठ भाई ली और काव्या राठौर का रिश्ता बहुत अच्छा बताया जाता है, तो शायद वह जूनियर सिस्टर राठौर की बात सुने। दर्शकों की फुसफुसाहट वाली चर्चाएं ली जुए एर के कानों में गूंज उठीं और इससे वह और भी अधिक शर्मिंदा हो गई। उसका माथा पसीने से भीग गया। ये खून का पानी से गाढ़ा होना या बहन के पक्ष में खड़े होने की क्या बात है? केवल ली जुए एर ही जानती थी कि यह बिल्कुल भी संभव नहीं था। इससे पहले उसने लावण्या राठौर को इतना उकसाया भी था। ली मोइंग इस मनहूस लड़की को जितना लाड़ प्यार करता था, उसके आधार पर अगर उसने ली मोइंग ने उसके ली जुए एर के टुकड़े टुकड़े नहीं किए तो यह शायद उनके भाई बहन के रिश्ते के कारण ही होगा। ली मोइंग ने उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम गूंगी हो? इससे पहले क्या तुम खुशी खुशी अपनी बातें बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रही थीं? ली जुए एर बिल्कुल चुप रही। इतनी चुप कि आसपास के छात्र भी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। उनमें से अधिकांश अभी भी ली जुए एर के पक्ष में खड़े थे। आखिर उन्होंने ली जुए एर को जीतने की कोशिश में कई दिन बिताए थे और अपने दिलों के अंदर उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके प्रयास व्यर्थ जाएंगे और उन्होंने गलत इंसान की चापलूसी की है। जूनियर सिस्टर ली, अब जबकि वरिष्ठ भाई ली यहाँ हैं तो जल्दी से उन्हें बताएं कि पहले क्या हुआ था। सही बात है, काव्या राठौर ने तो बात न बनने पर सच में तुम्हें पीटना शुरू कर दिया था। क्या वह बहुत बड़ी धौंस जमाने वाली नहीं है? उसने तुम्हारे भाई बहन के रिश्ते के बीच दरार डालने की भी हिम्मत की। बिल्कुल सही, उसने यह अफवाह फैलाने की हिम्मत की कि तुम्हारे दूसरे भाई तुम्हें पसंद नहीं करते, और यहाँ तक कि तुम्हारी पिटाई भी की। ये तो बहुत ज्यादा है। जैसे ही ली मोइंग ने उनकी टिप्पणियां सुनी, उसकी आंखों के नीचे की ठंडी चमक और मजबूत हो गई और उसकी नज़रें उन सभी बातूनी लोगों पर पड़ीं, जिससे वे सभी कांपने लगे और उन्होंने तुरंत अपने मुंह बंद कर लिए। ली जुए एर ने खुद को संभाला और अभिवादन करते हुए कहा, दूसरे भाई। ली मोइंग ने हुंकार भरते हुए कहा, कौन से दूसरे भाई? मैं तुम्हारे दूसरे भाई के अभिवादन के योग्य नहीं हूँ। तुम्हारी माँ मेरी दुश्मन है जिसने मेरी माँ की हत्या की थी, और तुम्हारे भाई ने तो मुझे बर्फीली ठंडी बर्फ में फेंक कर लगभग मार ही डाला था। अगर मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे जो निर्देश दिए थे वह न होते तो मैंने बहुत पहले ही तुम सबकी जान ले ली होती। और अब तुम अपनी पूंछ दबाकर नहीं रह रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार किया है? नहीं, दूसरे भाई। जब ली मोइंग ने ये बातें कहीं तो इसे सुनने वाले सभी लोगों के चेहरों पर सदमे के भाव आ गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ली मोइंग और ली जुए एर एक ही माँ की कोख से नहीं जन्मे थे, और इसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि उनकी दुश्मनी काफ़ी गहरी थी। वहाँ मौजूद लोग ज़्यादातर स्काई क्लाउड सिटी के बड़े परिवारों के वंशज थे और उन्हें अक्सर इस तरह के कुलीन पारिवारिक झगड़ों का सामना करना पड़ता था, इसलिए उनके दिमाग में कई परिदृश्य भर गए और वे तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। लेकिन इसके बाद वे कुछ नहीं कर सके, बस यही कामना करते रहे कि वे अपना सिर दीवारों पर पटककर खुद को मार डालें। वे सच में बहुत मूर्ख थे। ली मोइंग की दुश्मन का सामना करते हुए और इतने दिनों तक उसकी चापलूसी करते हुए, ये सोचकर कि वह कोई ऐसा मजबूत पैर सहारा थी जिसे पकड़ने की वे उम्मीद कर सकते थे। अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच गई थी तो इसे घोड़े के खुरों की चापलूसी, गलत जगह चापलूसी करना माना जाएगा। उस पल हर किसी को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, और वे ली जुए एर की ओर जो नज़रें डाल रहे थे वे बेहद मित्र थीं। ली जुए एर चिंतित हो गई क्योंकि उसने महसूस किया कि उनकी नज़रें उस पर टिक गई हैं। उसने जल्दबाजी में पुकारा, दूसरे भाई, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जब माँ और सबसे बड़े भाई ने ऐसा किया, मैं केवल 4 साल की थी और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। आप उनके द्वारा किए गए पापों को मुझ पर कैसे डाल सकते हैं? मैं भविष्य में उनसे एक स्पष्ट रेखा खींच लूंगी और माँ और सबसे बड़े भाई से संपर्क नहीं रखूंगी। दूसरे भाई, मैं हमेशा आपके पक्ष में खड़ी रही हूँ। जब उसने इस तरह की बेशर्मी की बात कही तो इससे पहले कि ली मोइंग एक शब्द भी कह पाता, लावण्या राठौर इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे उल्टी आने लगी।
ली जुए एर, मुझे लगभग उल्टी आने वाली है। मैंने तुम्हारे जैसी बेशर्म इंसान पहले कभी नहीं देखी। क्या तुम वह समय भूल गई जब तुमने, तुम्हारी माँ और सबसे बड़े भाई ने मुझे और मोइन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? तुमने कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश की है, तो मुझे यह मत बताना कि मैं नींद में चल रही हूँ। तुम हमेशा अपने दूसरे भाई के पक्ष में रही हो। होर जाहिर है यह इसलिए है क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम्हारा दूसरा भाई काफी शक्तिशाली है और तुम्हारे सबसे बड़े भाई का तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं रह गया है, इसलिए तुमने मोजुन को किनारे कर दिया, अब उसे स्वीकार नहीं कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम सब मूर्ख हैं? ली जुए एर ने उसे गुस्से से घूरा और पलटकर जवाब दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम हमेशा दूसरे भाई के सामने हमारे बीच दरार डालती रही हो। वास्तव में मैंने हमेशा दूसरे भाई की मदद की है। मुझे बहुत पहले से माँ और सबसे बड़े भाई के काम करने के तरीके से नफरत थी, लेकिन वे मेरे सगे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं उन्हें चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। लावण्या राठौर ने उसकी दुखती रग पर वार किया था और उसे खुद ही अपराध बोध हो रहा था, इसलिए वह केवल अपनी आवाज़ का इस्तेमाल जोर जोर से समझाने के लिए कर सकती थी ताकि दर्शकों की सोच को भ्रमित किया जा सके। सच कहूं तो लावण्या राठौर ने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं कहा था। उसे वास्तव में लगा था कि ली मोजुन अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब ली मोजुन उस समय घायल नहीं हुआ था, तब वह पहले से ही मुख्य शिष्यों में सबसे कम रैंक वाले छात्रों में से एक था, इसलिए अगर वह सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय में शामिल होना चाहता था तो यह एक निराशाजनक मामला था। लेकिन ली जुए एर स्काई क्लाउड सिटी में अकेली थी और किसी की सहायता के बिना वह केवल एक सहयोगी के रूप में ली मोजुन का अनुसरण कर सकती थी। अब जब ली मोइंग अचानक प्रकट हो गया था तो ली जुए एर को एहसास हुआ कि क्राउन प्रिंस उसके दूसरे भाई की तुलना में कूड़े के बराबर भी नहीं था। ये सोचकर कि वह जितनी हो सकती थी उतनी ही ग्लैमरस हो सकती है, ये सब उसके सक्षम भाई के कारण था जो नंबर 1 पर था। इस तरह का गौरव उसे केवल एक बार चखने की आवश्यकता थी और वह इसे कभी भी खोना नहीं चाहेगी। इसलिए ली जुए एर ने शुरू से ही यह योजना बना ली थी कि जब तक उसे मौका मिलेगा वह ली मोइंग को कसकर पकड़ लेगी और जहां तक उस बेकार ली मोजुन का सवाल है, वह उसके लिए महज एक सीढ़ी बन जाएगा। जब तक वह ली मोइंग को अपनी सातवीं बहन के रूप में स्वीकार कराने में सक्षम थी, वह ली मोजुन को बदनाम करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी। लावण्या राठौर के मुंह पर उपहास और भी अधिक स्पष्ट हो गया। ऐसा लगता है कि बेशर्मी वास्तव में खानदानी है। मुझे लगा था कि तुम्हारी माँ और ली मोजुन काफ़ी बेशर्म हैं, लेकिन मुझे तुमसे भी उनसे आगे निकल जाने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी तुलना में वे वास्तव में नैतिकता के लिए एक आदर्श हैं। तुम दूसरी भाभी, आपने वास्तव में मुझे गलत समझा है। आप मेरी सफाई क्यों नहीं सुनेंगी? दूसरे भाई, आप मेरी सफाई सुनेंगे, है ना? ली जुए एर की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने ली मोइंग की सहानुभूति हासिल करने के लिए दयनीय दिखने का नाटक करने की कोशिश की। लावण्या राठौर ने अपनी भौहें उठाईं और अपनी कोहनी से अपने पीछे खड़े आदमी को कोहनी मारी। अरे दूसरे भाई, तुम्हारी छोटी बहन तुमसे एक सवाल पूछ रही है, क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? ली मोइंग ने ली जुए एर पर एक नज़र भी नहीं डाली, उसने अपना हाथ बढ़ाया और लावण्या राठौर की कमर पकड़कर उसे अपने आलिंगन में ले लिया। दूसरे हाथ से उसके छोटे से गाल को चिकोटी काटी। तुम क्या सवाल पूछ रही हो? मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, ठीक है? इसके अलावा मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, मेरी बस एक छोटी सी मंगेतर है। ये सुनकर ली जुए एर का चेहरा भूत की तरह सफ़ेद पड़ गया। चारों ओर से सहानुभूति, उपहास और तिरस्कार की नज़रें उस पर पड़ीं, जिससे वह इतनी शर्मिंदा हुई कि उसे छिपने की कोई जगह नहीं मिली। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली मोइंग के मन में कोई भी भावुक भावना नहीं होगी और उसने उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान को पूरी तरह से ज़मीन पर पटक कर कुचल दिया। उसने मूल रूप से सोचा था कि चाहे जो हो, वह ली मोइंग की सगी बहन थी और चूंकि उसने सीधे तौर पर ली मोइंग को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए वह उनके भाई बहन के रिश्ते को ध्यान में रखेगा, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। ली मोइंग ने अपना सिर झुकाया और लावण्या राठौर के कान पर अपनी सांसें छोड़ी फूंक मारी। लावण्या राठौर का कान बेहद संवेदनशील था और ये तुरंत लाल हो गया। उसने नाराजगी से उसकी ओर अपनी आंखें घुमाईं और उसे धक्का दिया। मूर्खता करना बंद करो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। जल्दी से अपनी उत्कृष्ट बहन को संभालो। अपनी छोटी लोमड़ी द्वारा किनारे धकेले जाने पर ली मोइंग बेहद नाखुश था। उसका चेहरा उतर गया और उसकी बर्फीली ठंडी नज़रें ली जुए एर की ओर मुड़ गईं। ली जुए एर, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। हालांकि मेरी माँ ने उस साल मुझसे ली परिवार में किसी को भी चोट न पहुँचाने की कसम खिलवाई थी, लेकिन ली एर मेरी अंतिम सीमा है। अगर मैंने तुम्हें ली एर के प्रति कोई भी अपमानजनक काम करते या कहते देखा तो मैं किसी भी समय उस कसम को दरकिनार कर दूंगा। तब तक मुझे याद न दिलाने के लिए दोष मत देना। ली जुए एर सदमे से काम उठी। एक दबंग 7वें चरण के साधक के उत्पीड़न के सामने उसके दोनों पैर जेली की तरह सुन्न हो गए और वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी।
वह जानती थी कि लीमोइंग लावण्या राठौर से अलग था। लीमोइंग का खून ठंडा था और वह और भी अधिक दबंग और भी अधिक भावहीन और अलग थलग रहने वाला था। इसके अलावा उसने जो कहा वह बिल्कुल करता था, इसलिए उसकी बातें केवल खोखली धमकियां नहीं थीं। ये कैसी गंध है, ये बहुत बदबूदार है। ये ली जुए एयर की है, गंध उसी से आ रही है। हर कोई अपनी नाक पकड़े हुए था और उन्होंने उसकी ओर तिरस्कार की नज़र डाली। ली जुए एयर ने सुन्न होकर अपना सिर झुकाया और अचानक अपने पैरों के बीच एक गर्म सनसनी महसूस की। लीमोइंग के दबंग उत्पीड़न के तहत उसने अनजाने में ही अपनी पैंट गीली कर दी थी। वह चीख पड़ी और उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। सार्वजनिक रूप से पैंट गीली करना और हर किसी को इसका पता चल जाना, यह अपना सम्मान खोने का कोई साधारण तरीका नहीं था। वह अभी भी एक महिला थी। ली जुए एयर की इच्छा थी कि वह एक गड्ढा खोदे और खुद को उसमें छिपा ले और फिर कभी किसी का सामना करने के लिए बाहर न आए। वह अचानक उछलकर उठी, पलटी और भाग गई। भागते समय वह अपना चेहरा ढकना नहीं भूली। उसे चिंता थी कि भागने के बीच कोई उसे पहचान न ले। लावण्या राठौर को उम्मीद नहीं थी कि वह सच में अपनी पैंट गीली कर देगी, इसलिए वह भी सुन्न रह गई। ली जुए एयर के भाग जाने के बाद ही वह होश में आए और अपना सिर हिलाते हुए हंसी। ओफ, इसे सच में कहते हैं डर के मारे पैंट में पेशाब करना। लीमोइंग की आकर्षक चेरी ब्लॉसम आंखों की बर्फीली ठंडक धीरे धीरे पिघल गई और उसकी जगह कोमलता ने ले ली। अब खुश हो ली ए, लावण्या राठौर ने लाड़ प्यार से अपने होंठ सिकुड़े। बस ठीक ठाक है। मुख्य पात्र डर कर भाग गया था और बचे हुए दर्शक छात्रों की आसपास रुकने की हिम्मत नहीं हुई। क्या उन्होंने खुद नहीं देखा था कि उसने अपनी ही बहन के साथ कितनी क्रूरता से व्यवहार किया था? अगर वे उसकी मूंछें खींचने पंगा लेने की कोशिश करते तो क्या वे और भी भयानक तरीके से नहीं मारे जाते? हर किसी की सोच एक जैसी थी क्योंकि वे धीरे धीरे खिसकने लगे। वे लीमोइंग और लावण्या राठौर को चौंकाना नहीं चाहते थे और चुपचाप खिसक जाना चाहते थे। लावण्या राठौर ने अपनी आंखों के कोने से ये देखा और अचानक जोर से पुकारा, एक मिनट रुको, भागो मत। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। बाईं ओर नीले कपड़े वाली, नीले रंग के कपड़े पहने युवती पहले ही काफी दूर भाग चुकी थी और इस असुरक्षित जगह को छोड़ने की सोच रही थी। अंत में लावण्या राठौर ने उसे ही चुन लिया। नीले कपड़े पहने युवती डर से कांप उठी और अपने कदमों पर रुक गई। जूनियर सिस्टर राठौर, आपके मेरे लिए क्या निर्देश हैं? लावण्या राठौर हंसी, तुम्हें इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये पूछना चाहती थी, इससे पहले मैंने सुना कि तुम सब किस बारे में बात कर रहे थे और तुमने जिक्र किया कि 3 दिन बाद आर्मामेंट गिल्ड का प्रमाणीकरण मूल्यांकन होगा। क्या ऐसा कोई मामला है? नीले कपड़े वाली महिला ने राहत की सांस ली और जवाब दिया, ये वास्तव में सच है। जूनियर सिस्टर राठौर, आप अभी सेलेस्टियल लाइट एकेडमी में शामिल हुई हैं, इसलिए शायद आपको यकीन नहीं है। सेलेस्टियल लाइट एकेडमी में ऐसे कई छात्र हैं जो अस्त्र परिष्कृत करना सीखते हैं और हर साल आर्मामेंट गिल्ड सेलेस्टियल लाइट एकेडमी के लिए एक स्टैंडअलोन प्रमाणीकरण मूल्यांकन आयोजित करता है जिसमें केवल अकादमी के छात्रों या शिक्षकों को ही भाग लेने की अनुमति होती है। यदि वे मूल्यांकन पास कर लेते हैं और आधिकारिक तौर पर अस्त्र मास्टर बन जाते हैं तो उनका उपचार सीधे मार्शल आर्ट स्टेज के शीर्ष 10 रैंकिंग के समान उन्नत हो जाएगा और इसके अलावा वे इनाम के रूप में ऑनर पॉइंट्स सम्मान बिंदु प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उसने मान लिया था कि लावण्या राठौर उसके साथ पुराना हिसाब चुकता करना चाहती थी, लेकिन अंत में वह बस उससे कुछ मामलों के बारे में पूछने के लिए था। नीले कपड़े वाली महिला ने सक्रिय रूप से उसे वह सब कुछ समझाया जो वह जानती थी। तो ऐसा है, लावण्या राठौर ने अनन्य में बड़बड़ाते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि ली जुए एयर आज इतनी आत्मसंतुष्टि से काम कर रही है। क्या ऐसा नहीं है? वरिष्ठ सिस्टर ली के पास प्रमाणीकरण मूल्यांकन के इस दौर में अस्त्र मास्टर बनने की सबसे अधिक उम्मीद है। अन्य छात्र केवल अस्त्र प्रशिक्षु मूल्यांकन में ही भाग ले सकते थे। वरिष्ठ सिस्टर ली अभी 18 साल की भी नहीं है, लेकिन अस्त्र परिष्कृत करने में उनकी जन्मजात प्रतिभा काफी अच्छी है। उफ। नीले कपड़े वाली महिला खुशी खुशी बात कर रही थी और उसने अपने दिल की सारी बातें कह दी। तभी उसे अचानक याद आया कि लावण्या राठौर और ली जुए एयर दुश्मन थे, इसलिए उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। उसने घबराहट में लावण्या राठौर पर एक त्वरित नजर डाली, इस चिंता में कि कहीं उस पर भड़क न जाए। हालांकि लावण्या राठौर ने केवल अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं अब समझ गई हूँ। धन्यवाद वरिष्ठ सिस्टर, आगे बढ़ो और अपने कामों में व्यस्त रहो। मानो माफी दे दी गई हो। नीले कपड़े वाली महिला मुड़ी और बिजली की तेज गति से भाग गई। इस परिदृश्य ने लावण्या राठौर को थोड़ा भ्रमित कर दिया। क्या स्थिति है? क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके मन में अपराध बोध है। लीमोइंग धीमी आवाज में हंसा क्योंकि उसने लावण्या ने अपने कान के पास से उसकी आवाज सुनी। लावण्या राठौर को तब याद आया कि यह आदमी अभी भी उसके बगल में खड़ा था।
उसने उस बेहद आकर्षक चेरी ब्लॉसम आंखों की जोड़ी से मिलने के लिए अपना सिर उठाया और वह अपने होश खोते हुए सुन्न पड़ गई, उसकी आंखों की गहराई में लाड़ प्यार वाली नज़र से आकर्षित हो गई। ली, तुम्हारी लार टपक रही है। लावण्या राठौर होश में आए और उसकी बात सुनकर अपने होठों के कोने पहुंचने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तुम झूठे हो, वहां कुछ भी नहीं था, तो लार कहाँ से आए? लीमोइंग दिल खोलकर हंसा, मैं तो बस तुम्हें पहले से याद दिला रहा हूं, वरना जब सच में तुम्हारी लार टपकने लगेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लावण्या राठौर ने उसकी ओर आंखें घुमाईं, तुम्हारी बकवास कौन सुनना चाहता है जो तुम उगल रहे हो? ये याद करते हुए कि कैसे वह अजीब तरह से लीमोइंग की ओर आकर्षित हो गई थी, उसने अपने होंठ सिकुड़े और उसे अचानक झुंझलाहट महसूस हुई। उस पर सच में कोई जादू हो गया होगा। वह बस सोच ही रही थी कि वह इस आदमी के साथ अस्पष्ट रहना जारी नहीं रख सकती, लेकिन अंत में जैसे ही उसकी नज़र उन आंखों से मिली, वह तुरंत अपना सारा दृढ़ संकल्प भूल गई। लीमोइंग की ही गलती है कि उसकी आंखें बिल्कुल मू चेंगेंग जैसी हैं, बहुत अधिक राक्षसी और बहुत अधिक आकर्षक। उसे खुद को कसकर थामना होगा और फिर से इतनी आसानी से जादू में नहीं फंसना होगा। लावण्या राठौर ने खुद से कसम खाई, लेकिन उसे वास्तव में बहुत अधिक आत्मविश्वास नहीं था। लीमोइंग ने उसे अचानक उदास होते और अचानक क्रोधित होते देखा, उसके भाव हर पल बदल रहे थे। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या सोच रही हो? लावण्या राठौर रुकी, सही है, मैं बस ये सोच रही थी कि मैं आर्मामेंट गिल्ड के प्रमाणीकरण मूल्यांकन में शामिल हो सकती हूँ जो 3 दिन बाद आयोजित किया जाएगा। तुम भी इसमें हिस्सा लेना चाहती हो? लीमोइंग ने अपनी बाहें उठाईं, तुम्हारे अस्त्र परिष्कृत करने के मानक के आधार पर तुम्हें अभी भी आर्मामेंट गिल्ड द्वारा प्रमाणित होने की आवश्यकता है। सेलेस्टियल लाइट एकेडमी के उन शिक्षकों के पास तुम्हारी क्षमता का 10% भी नहीं है। तुम्हें अपने सामाजिक मूल्य को बढ़ाने के लिए आर्मामेंट गिल्ड प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। लावण्या राठौर ने उत्तर दिया, तुम चीज़ों को इस तरह से नहीं रख सकते। आर्मामेंट गिल्ड प्रमाणीकरण के अपने फायदे हैं, क्या तुमने खुद नहीं देखा? ली जुए केवल एक उच्च स्तरीय अस्त्र प्रशिक्षु है और वह पहले से ही इतनी लोकप्रिय है। अस्त्र मास्टर का पदक सोरिंग हेवन महाद्वीप में रुतबे का प्रतीक है। इसके अलावा आर्मामेंट गिल्ड के पास कई उच्च स्तरीय सामग्रियां हैं और केवल वे अस्त्र मास्टर जिन्हें उन्होंने प्रमाणित किया है, वे ही इसके लिए विनिमय करने में सक्षम हैं, और वे मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। लीमोइंग ने अपना हाथ उसके सिर के ऊपर रखा और उसे प्यार से थपथपाया। ठीक है फिर, चूंकि तुमने पहले ही फैसला कर लिया है तो आगे बढ़ो और इसके लिए नामांकन करो। तुम जो कुछ भी करना चाहती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लावण्या राठौर ने सिर हिलाया और उस आदमी की सौम्य नज़र के नीचे उसने आराम और शांति महसूस की। आर्मामेंट गिल्ड सोरिंग हेवन महाद्वीप के सबसे मजबूत पावरहाउस में से एक था और लगभग सभी अस्त्र मास्टर्स ने प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए खुद को गिल्ड में पंजीकृत कराया हुआ था। केवल एक अस्त्र मास्टर जो अकेले खड़ा होता, वह पहले से ही बहुत अधिक मांग में और बहुत सम्मानित होता था, जिससे कई साधक उनकी अच्छी नज़रों में आने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। ये कल्पना की जा सकती थी कि जब इतने सारे अस्त्र मास्टर एक साथ एकजुट होंगे तो उनका प्रभाव कितना मजबूत होगा। आर्मामेंट गिल्ड न केवल विभिन्न उच्च स्तरीय सामग्रियों के उत्पादन स्थलों पर कब्जा रखता था, बल्कि सोरिंग हेवन महाद्वीप की नीलामी में कोई भी अपने स्वयं के परिष्कृत गहन अस्त्र को अधिक कीमत पर बेच सकता था। जब तक कि वे आर्मामेंट गिल्ड में प्रमाणित अस्त्र मास्टर थे, तब तक वे गहन अस्त्र व्यापारियों या सामग्री की दुकानों के साथ व्यापार कर सकते थे। लावण्या राठौर कभी पैसे के खिलाफ नहीं जाएगी और भी अधिक कमाने के लिए एक प्रमाणित अस्त्र मास्टर का प्रतिनिधित्व करने वाला पदक प्राप्त करना बिल्कुल आवश्यक था। जब वे दक्षिण यू साम्राज्य में थे तो उसने किसी भी अस्त्र मास्टर प्रमाणीकरण मूल्यांकन में भाग नहीं लिया, क्योंकि उसकी साधना का स्तर अभी भी बहुत कम था और बिना किसी समर्थन के अगर एक अस्त्र मास्टर के रूप में उसकी पहचान उजागर हो जाती तो यह आसानी से विभिन्न लोगों के लालच को आकर्षित करता और उसके खिलाफ साजिश रची जाती। लेकिन अब बात अलग थी। उसकी खुद की क्षमता काफ़ी मजबूत थी और इसके अलावा उसके पास सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय का बहुत बड़ा समर्थन था। लावण्या राठौर के मन बना लेने के बाद वह 3 दिन बाद गहन अस्त्र कक्ष की ओर गई और प्रमाणीकरण मूल्यांकन के लिए अपना नामांकन कराया। मूल्यांकन के दिन लावण्या राठौर को देरी हो गई क्योंकि वह तैयारी के काम में फंसी हुई थी। लीमोइंग अपने निवास से पहले ही निकल चुका था और बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे गहन अस्त्र कक्ष की ओर चल पड़ा। गहन अस्त्र कक्ष का प्रवेश द्वार पहले ही लोगों से भर चुका था। अस्त्र मास्टर प्रमाणीकरण मूल्यांकन जो साल में एक बार आयोजित किया जाता था, सेलेस्टियल लाइट एकेडमी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इस दिन स्काई क्लाउड सिटी के आर्मामेंट गिल्ड के उपाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से सेलेस्टियल लाइट एकेडमी का दौरा करते थे और वे सभी वास्तव में छठे टियर के अस्त्र मास्टर थे। उनका सामाजिक रुतबा बेहद अमूल्य था। इस कारण सेलेस्टियल लाइट एकेडमी के प्रिंसिपल व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए।
आसपास इतने सारे वीआईपी होने के कारण पूरी जगह उत्साह से भरी हुई थी। इसके अलावा अस्त्र मास्टर्स की परिष्कृत करने की प्रक्रिया एक नितांत रहस्य थी और इसे सामान्य रूप से देखने के बहुत से मौके नहीं होते थे। ये केवल प्रमाणीकरण मूल्यांकन के दिन ही होता था जब वे अस्त्र मास्टर्स सार्वजनिक रूप से वहां मौजूद सभी लोगों की चौकस नज़रों के नीचे गहन अस्त्र को परिष्कृत करते थे। इसलिए आम साधकों के लिए पूरी परिष्कृत प्रक्रिया को देख पाने का यह एकमात्र मौका था। जिन छात्रों में थोड़ी सी भी उत्सुकता थी वे सभी जल्दी उठ गए थे और अकादमी के प्रमुख कार्यक्रम को देखने का मौका पाने की उम्मीद में गहन अस्त्र कक्ष की ओर दौड़ पड़े थे। आज सुबह सुबह तांग जिनहुआ के साथ जियांग तुक्सिन और लिंग वेनबिन गहन अस्त्र कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़े थे क्योंकि वे आर्मामेंट गिल्ड के वीआईपी के स्वागत का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा पिछले साल से जो बात अलग थी वह ये थी कि तांग जिनहुआ के बगल में ली जुए ए थी जो अस्त्र प्रशिक्षु के लिबादे में सजी हुई थी। ली जुए ए ने एक गरिमापूर्ण और गंभीर भाव के साथ अपनी ठुड्डी को ऊंचा उठाया। यदि कोई उसे ध्यान से देखता तो वह उसकी आंखों की गहराई में छिप न सकने वाली खुशी और अहंकार देख सकता था। यह कोई साधारण अवसर नहीं था। इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उसे छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने और आर्मामेंट गिल्ड के वीआईपी का स्वागत करने के लिए अकादमी के प्रिंसिपलों के बगल में खड़े होने का मौका मिलना एक बहुत बड़ा सम्मान था। यह उसके अस्त्र परिष्कृत करने के मानक के प्रति एक बहुत बड़ी मान्यता भी थी। ये सोचकर कि आज के बाद वह एक सच्ची अस्त्र मास्टर बन जाएगी और तब तक वह अकादमी के सच्चे विशेषाधिकार स्तर को प्राप्त कर लेगी, ली जुए एर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। वास्तव में ऐसा ही था। वहां से गुजरने वाले छात्र पहले तो स्तब्ध हुए, फिर जब उन्होंने ली जुए एर को प्रिंसिपल के ठीक बगल में खड़ा देखा तो उनमें ईर्ष्या और जलन भर गई और वे उसके बारे में चर्चा करने लगे। देखो, क्या वह ली जुए एर नहीं है? ये कैसे संभव है कि वह प्रिंसिपल के ठीक बगल में खड़ी है? बिल्कुल सही। सिर्फ 2 दिन पहले मैंने सुना था कि ली जुए एर और वरिष्ठ भाई ली के बीच के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और यहाँ तक कि जूनियर सिस्टर अठौर ने उसे थप्पड़ भी मारा था। वह अभी भी अकादमी में ऐसे विशेषाधिकारों का आनंद क्यों ले रही है? जैसा कि कहावत है, अच्छी खबर घर से बाहर नहीं जाती लेकिन बुरी खबर हजारों मील दूर तक फैल जाती है। कई अन्य लोग ली जुए एर के सामान्य अहंकारी और तानाशाही तरीकों के अभ्यस्त नहीं थे और उस दिन लावण्या राठौर और लीमोइंग द्वारा उसे सबक सिखाए जाने और उसकी ठगी की चालों को उजागर करने के बाद इसकी खबर पूरी अकादमी में फैल गई और बहुत जल्द हर किसी को इसके बारे में पता चल गया। ऐसी अफवाह थी कि वह 3 दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी क्योंकि वह शर्मिंदा और आक्रोशित महसूस कर रही थी। अंत में जैसे ही वह अपने कमरे से निकली वह इतनी ग्लैमरस हो गई तो इससे दूसरों को ईर्ष्या और नफरत कैसे नहीं होगी। शश, अपनी आवाज़ नीची रखो। जो जानता था कि क्या हो रहा है उसने उनकी चर्चाओं को काटते हुए कहा, क्या तुम सब भूल गए हो कि ली जुए एर एक उच्च स्तरीय अस्त्र प्रशिक्षु है? मैंने सुना है कि आज अस्त्र मास्टर प्रमाणीकरण में भाग लेने वाले छात्रों में वह सबसे छोटी है और इसके अलावा 90% से अधिक संभावना है कि वह इसे पास करने में सक्षम होगी। क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? क्या ये कैसे संभव हो सकता है? ली जुए एर अभी 18 साल की भी नहीं हुई है ना? प्रवेश स्तर का अस्त्र मास्टर सभी विभिन्न पेशों में सबसे कठिन है। इतनी कम उम्र में उसके एक आधिकारिक अस्त्र मास्टर बनने से उसका भविष्य असीम है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आज इतनी आत्मसंतुष्ट है। जब तक वह अस्त्र मास्टर बन जाती है वह अब हमारे स्तर पर नहीं रहेगी। क्या ऐसा नहीं है? इसीलिए मैं तुम सबसे अपनी आवाज़ नीची रखने के लिए कह रहा हूँ। अगर वह तुम्हारी बातें सुन ले और भविष्य में तुमसे बदला लेने के लिए अस्त्र मास्टर के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सच में ली जुए एर से ईर्ष्या होती है। भले ही वरिष्ठ भाई ली ने उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया लेकिन वह अभी भी इतनी शक्तिशाली है। इस बार किसी ने भी एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। ली जुए एर प्रवेश द्वार पर एक ध्यान खींचने वाली स्थिति में खड़ी थी और हालांकि वह ये नहीं सुन सकती थी कि दर्शक क्या कह रहे थे, लेकिन उसने मोटे तौर पर उस सामग्री का अनुमान लगा लिया था जिसके बारे में वे चर्चा कर रहे थे। उसने अपनी छाती फुलाए और अपने लबादे को ठीक किया, अपने हाव भाव को और भी अधिक परिपूर्ण दिखाने की पूरी कोशिश की। ये वह दिन था जब उसे प्रसिद्ध होना ही था और हर कोई उस पर केवल वे ईर्ष्यालु नजरें ही डाल सकता था। तो क्या हुआ अगर काव्या राठौर आत्मसंतुष्ट थी? आज के बाद वह उस मनहूस लड़की से भी अधिक ग्लैमरस होगी। शायद ली मोइंग को भी अपने कार्यों पर पछतावा होगा और वह उनके भाई बहन के रिश्ते को स्वीकार करने के लिए उससे भीख मांगने आएगा। तभी मुख्य द्वार से एक शोर सुनाई दिया। आर्मामेंट गिल्ड के उपाध्यक्ष आ चुके थे। जियांग तुक्सिन और बाकी लोग जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। तांग जिनहुआ ने ली जुए एर को अपनी ओर खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, जुए एर, मैं अब तुम्हारा परिचय दोनों अध्यक्षों से कराऊंगा, इसलिए तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा।
ली जुए एर ने खुद को संभाला और सिर हिलाते हुए कहा, जी मास्टर, कृपया निश्चिंत रहें। हालांकि तांग जिनहुआ केवल एक चौथे टियर के अस्त्र मास्टर थे, लेकिन वे अभी मुश्किल से 40 वर्ष के थे और अस्त्र मास्टरों के बीच वे युवा लोगों में से एक थे और भविष्य में उनके आगे बढ़ने के कई मौके थे। उन्हें उत्कृष्ट युवा पीढ़ी में से एक माना जाता था, इसलिए आर्मामेंट गिल्ड में उनका रुतबा बिल्कुल भी कम नहीं था। दोनों अध्यक्षों ने जियांग तुक्सिन से मुलाकात करने के बाद अपनी नज़रें तांग जिनहुआ की ओर घुमाईं। जिनहुआ, मैंने सुना है कि तुमने इन दिनों जबरदस्त सुधार किया है। न केवल तुमने 5वें टियर के गहन अस्त्रों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया है, बल्कि तुमने एक उत्कृष्ट शिष्य का भी पालन पोषण किया है। मैं युवा पीढ़ियों के बीच तुम्हारे बारे में सबसे अधिक उच्च विचार रखता हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तांग जिनहुआ ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, अध्यक्ष गोंग, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। ये सब सेलेस्टियल लाइट एकेडमी और आर्मामेंट गिल्ड की मदद के कारण है कि मुझे आज की उपलब्धियां मिली हैं। अध्यक्ष हूँ मुस्कुराए, इन दिनों इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को इतना विनम्र और विवेकपूर्ण देखना आसान नहीं है। मैंने सच में तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा था। तुम्हारे बगल में ये युवती कौन है? दोनों अध्यक्षों ने ली जुए एर की ओर देखा और उसने तुरंत अपनी छाती फुला ली और सिर उठाकर एक मुस्कान बिखेरी। तांग जिनहुआ ने परिचय दिया, ये ली जुए एर है, वह महिला शिष्य जिसका मैंने पिछली बार जिक्र किया था। आज वह भी अस्त्र मास्टर प्रमाणीकरण मूल्यांकन में हिस्सा लेगी। ओह, मैंने सुना है कि वह केवल 18 साल की है। इससे पहले कि तांग जिनहुआ अपना मुंह खोलते, ली जुए एर ने बोलना शुरू कर दिया, अध्यक्ष हूँ, मैं इस साल के अंत में 18 साल की हो जाऊंगी। तो फिर आज का मूल्यांकन पास करने के लिए तुम में कितना आत्मविश्वास है? ये ली जुए एर की मुस्कान सौम्य और सुरुचिपूर्ण थी, लेकिन उसका लहजा आत्मविश्वास से भरा था। वर्तमान में मैं जिन पहले टियर के गहन अस्त्रों को परिष्कृत कर रही हूँ, उनमें मेरी सफलता का प्रतिशत अब 90% या उससे अधिक है। मुझे लगता है कि इस तरह से पहले टियर के अस्त्र मास्टर का प्रमाणीकरण पास करना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोनों अध्यक्षों ने सदमे और खुशी के भाव प्रकट किए। ये बहुत बढ़िया है। जिनहुआ, तुम्हें यह अस्त्र परिष्कृत करने वाली प्रतिभा कहाँ से मिली? वह अभी 18 साल की भी नहीं हुई है, लेकिन उसके पास पहले से ही पहले टियर के गहन अस्त्र को परिष्कृत करने की 90% निश्चितता है। अधिकांश अनुभवी पहले टियर के अस्त्र मास्टरों की सफलता दर केवल 50 से 60% ही होती है। मिस ली के भविष्य के प्रयास असीमित हैं। ली जुए एर ने जल्दबाजी में अपने हाथ हिलाए, मैं आपकी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। हालांकि वह ऐसा कह रही थी, लेकिन अपने दिल के अंदर वह बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट थी। स्काई क्लाउड सिटी के आर्मामेंट गिल्ड के अध्यक्षों द्वारा इस तरह से सराहा जाना कितने सम्मान की बात थी। केवल उसके जैसी अस्त्र परिष्कृत करने वाली प्रतिभा ही ऐसे विशेष व्यवहार की हकदार थी। ली जुए एर वास्तव में कुछ ज्यादा ही ग्लैमरस थी। ये देखकर कि उसने अध्यक्ष हु और अध्यक्ष गोंग के साथ कैसे बातचीत की, दर्शक दीर्घा में बैठे कई दर्शकों ने उसकी ओर ईर्ष्यालु नजरें डालीं। लेकिन चाहे वे कितने भी ईर्ष्यालु क्यों न हो, उनके पास कहने को कुछ नहीं था। ली जुए एर जैसी अस्त्र परिष्कृत करने वाली प्रतिभा वास्तव में कम ही देखने को मिलती थी, और भले ही उनमें से कई आश्वस्त नहीं थे, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों अध्यक्षों को उनकी सीटों तक पहुंचाए जाने के बाद अध्यक्ष जियांग जज पैनल की सीट की ओर बढ़ गए। ली जुए एर ने सम्मान में सिर झुकाया और पीछे हटते हुए प्रतियोगियों की सीटों पर जाकर कुछ तैयारी करने के बारे में सोचा। लेकिन इसी समय गहन अस्त्र कक्ष के प्रवेश द्वार से एक और हलचल हुई। इसके अलावा यह उन दोनों अध्यक्षों के आने के समय से भी अधिक जीवंत था। अध्यक्ष हु ने उत्सुकता से पूछा, क्या हो रहा है? अध्यक्ष जियांग, आपने जज पैनल में और किसे आमंत्रित किया है? मुझे मत बताइए कि ये स्काई एम्परर सिटी के वे बूढ़े राक्षस हैं। जियांग तुक्सिन सुन्न पड़ गए, और कोई नहीं है। जिन जज पैनल को मैंने आमंत्रित किया था वे पहले ही आ चुके हैं। उन्होंने अपना सिर उठाया और प्रवेश द्वार की ओर देखा, तभी अचानक उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ओह, ये वास्तव में वह है। गहन अस्त्र कक्ष के सामने एक लंबी आकृति प्रकट हुई। वह व्यक्ति ली मोइंग था। उसने किनारे पर सुनहरी ट्रिमिंग वाला एक गहरे रंग का लबादा पहना हुआ था और उसका आचरण ठंडा लेकिन कुलीन था। उसके चेहरे के नैन नक्श पूरी तरह से गड़े हुए थे, जिनमें कोई भी खामी नहीं थी। उसके भाव सर्द थे, और जैसे ही उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े, उसकी नज़र पूरे गहन अस्त्र कक्ष पर पड़ी और उसके भाव और भी ठंडे हो गए। उसकी छोटी लोमड़ी अभी तक नहीं आई थी, कितना उबाऊ है। जियांग तुक्सिन को अंदाज़ा नहीं था कि ली मोइंग क्या सोच रहा था, और उसके अप्रिय भाव देखकर उसने सोचा कि यह उसकी विचारहीनता के कारण था, इसलिए वह घबराहट में खड़ा हो गया। प्रिंसिपल जियांग, आपको क्या हुआ? अध्यक्ष हु ने उनका व्यवहार देखा और सवाल करते हुए और भी हैरान हो गए। जियांग तुक्सिन ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने तेज कदम बढ़ाए और ली मोइंग के ठीक सामने आ गए। लिंग वेनबिन और तांग जिनहुआ भी उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े।
युवा ओह मिस्टर ली, आज आप यहाँ गहन अस्त्र कक्ष में कैसे आए? क्या आप भी प्रमाणीकरण मूल्यांकन देखने आए हैं? लीमोइंग ने निर्विवाद रूप से सिर हिलाया। जियान तुक्सिन मन ही मन रोने लगे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि युवा संप्रदाय मास्टर की अस्त्र मास्टर्स के प्रमाणीकरण में कोई दिलचस्पी होगी। आम लोगों के लिए अस्त्र मास्टर्स को सार्वजनिक रूप से हथियारों को परिष्कृत करते हुए देखना काफी ताज़ा अनुभव था, लेकिन लीमोइंग जैसे रुतबे वाले एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए वह तो इससे भी उच्च स्तर के अस्त्र मास्टर्स से मिल चुका था। इन अस्त्र प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन में शायद उसकी कोई दिलचस्पी न हो, तो किसने उम्मीद की होगी कि वह इसमें दिलचस्पी लेगा। ठीक इसी समय जियान तुक्सिन ने अपनी नज़र घुमाए और ली जुए एक को देखा, जो सदमे लेकिन खुशी के भाव के साथ बगल में खड़ी थी। उनके दिमाग में एक विचार कौंधा और उन्हें लगा कि वे समझ गए हैं कि क्या हुआ था। सही बात है, ली जुए एर जो इस साल मूल्यांकन में हिस्सा ले रही थी, वह युवा संप्रदाय मास्टर की सगी बहन होने की अफवाह थी। कोई आश्चर्य नहीं कि युवा संप्रदाय मास्टर प्रमाणीकरण मूल्यांकन को देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए थे। हालांकि यह कहा जाता था कि भाई बहन ली जुए एर और ली मोइन के संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन एक ऐसी बहन का होना जो एक अस्त्र मास्टर थी अभी भी एक गौरवशाली बात थी। शायद युवा संप्रदाय मास्टर ने उसमें अस्त्र परिष्कृत करने की उत्कृष्ट प्रतिभा को देखा था और अतीत में उसके द्वारा किए गए सभी गलत कामों के लिए उसे माफ करने का फैसला किया था। आखिर वे सच में भाई बहन थे और यह असंभव नहीं था। जियान तुक्सिन ने जल्दी से कहा, मिस्टर ली, कृपया मेरे पीछे आइए और यहाँ बैठिए। यहाँ की सीट से सबसे अच्छा नज़ारा दिखता है। रास्ता दिखाते हुए वह लीमोइंग को ऊंचे मंच पर वीआईपी सीट पर ले गए और उनसे मुख्य सीट लेने का भी अनुरोध किया। लीमोइंग ने मंच के नीचे छात्रों के चेहरों पर सदमे के भाव देखे और जियान तुक्सिन के इस विनम्र प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मैं प्रिंसिपल जियान की सीट कैसे ले सकता हूँ? मैं बस यहीं बैठूंगा। ये कहते हुए वह लिंग वेनबिन की सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गया। जब जियान तुक्सिन और लिंग वेनबिन ने यह देखा तो उनकी बैठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। युवा संप्रदाय मास्टर के ऊपर बैठना, इसके बारे में सोचना ही पहले से बहुत अपमानजनक था। लेकिन जैसे ही लीमोइंग की ठंडी नज़र एक बार उन पर पड़ी, वे दोनों डर और घबराहट के साथ बैठ गए। इस समय दर्शक दीर्घा और प्रतियोगी दोनों के बैठने की जगह पर कोलाहल मच गया। यहाँ तक कि जियान तुक्सिन ने भी सोचा था कि लीमोइंग ली जुए एर की वजह से यहाँ आया था, तो खुद ली जुए एर और साथ ही अन्य छात्रों के बारे में क्या ही कहा जाए। वरिष्ठ भाई ली वास्तव में आए। वे वास्तव में ली जुए एर को प्रतियोगिता में हिस्सा लेते देखने आए हैं। क्या उनके संबंध खराब नहीं हैं? क्या यह नहीं कहा जाता कि वरिष्ठ भाई ली विशेष रूप से ली जुए एर से नफरत करते हैं? तो इसमें क्या, ली जुए एर की अस्त्र परिष्कृत करने की प्रतिभा है, इसलिए वरिष्ठ भाई ली भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि वे यहाँ अपनी सद्भावना शुरू करने आए हैं, अपने रिश्ते को सुधारने की तैयारी कर रहे हैं। ओह नहीं, मुझे लगा था कि वरिष्ठ भाई ली सच में ली जुए एर से नफरत करते हैं और मैं तो उस पर हंसने भी गया था। क्या वह भविष्य में मुझसे अपना बदला लेगी? ली जुए एर के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी जो दिखा रही थी कि वह कितनी खुश थी। लीमोइंग भी आया था। कुछ दिन पहले लावण्या राठौर से उसे जो अपमान सहना पड़ा था, वह आखिरकार पूरी तरह धुल गया था। वीआईपी बैठने की जगह पर काफी समय तक अपनी उत्सुकता को दबाने की कोशिश करने के बाद अध्यक्ष हु ने लीमोइंग के बर्फीले ठंडे चेहरे पर एक नज़र डाली। वे छुपकर जियांग तुक्सिन के करीब गए और फुसफुसाए, प्रिंसिपल जियांग, आपने उनका परिचय हमसे क्यों नहीं कराया? आखिर यह युवा मिस्टर कौन है? ऐसा क्यों है कि आपके रुतबे के बावजूद आपको अभी भी उनके साथ इतने सम्मान से पेश आना पड़ रहा है? जब जियांग तुक्सिन ने यह सुना तो वे घबराहट में लीमोइंग को देखने के लिए मुड़े, इस चिंता में कि वह उनकी निजी चर्चा पर क्रोधित न हो जाए। हालांकि लीमोइंग ने अपनी ठुड्डी को सहारा देने के लिए केवल अपने हाथ का इस्तेमाल किया और मुख्य प्रवेश द्वार की दिशा में बेसब्री से देखा। जियांग तुक्सिन तब आश्वस्त हुए और उन्होंने वापस फुसफुसाते हुए कहा, अध्यक्ष हु, ये सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय के युवा संप्रदाय मास्टर लीमोइंग हैं। मुझे लगता है कि आपने पहले उनके बारे में सुना होगा, है ना? अध्यक्ष हु घबराहट में चिल्ला पड़े, जिससे आसपास के कुछ लोग उनकी ओर देखने लगे और उन्होंने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। उन्होंने अपनी आवाज़ को और भी धीमा किया और अविश्वास के साथ पूछा, आप कह रहे हैं कि यह व्यक्ति खुद युवा संप्रदाय मास्टर ली है? जियांग तुक्सिन ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। अध्यक्ष हु ने हक्के बक्के होकर पूछा, हे भगवान, ये सच में वह है? लीमोइंग स्काई क्लाउड सिटी का सबसे प्रसिद्ध जीनियस है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि युवा संप्रदाय मास्टर ली से मू चेंगेंग को पीछे छोड़ने और सोरिंग हेवन महाद्वीप में शीर्ष प्रतिपादक बनने की सबसे अधिक उम्मीद है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है? जियांग तुक्सिन मुस्कुराए, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि अध्यक्ष हु सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय के बारे में इतना कुछ जानेंगे।
युवा संप्रदाय मास्टर की जन्मजात प्रतिभा और क्षमता बिना किसी संदेह के सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हम ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करते कि वे मू चेंगेंग को पार कर जाएंगे। हालांकि युवा पीढ़ी के साधकों में वे निश्चित रूप से अद्वितीय हैं, लेकिन वे यहाँ सेलेस्टियल लाइट एकेडमी में क्यों होंगे? इसके अलावा ये अस्त्र मास्टर प्रमाणीकरण मूल्यांकन है और यह केवल अस्त्र प्रशिक्षुओं के बीच की प्रतियोगिता है, तो संभवतः युवा संप्रदाय मास्टर ली की रुचि को क्या आकर्षित कर सकता है? जियांग तुक्सिन ने अपनी आवाज़ नीची की। आज के दावेदारों में युवा संप्रदाय मास्टर की बहन यहाँ है और आप उससे पहले ही मिल चुके हैं। अध्यक्ष हु ध्यान से नहीं सुन रहे थे क्योंकि लीमोइंग को देखने भर से ही वे प्रशंसा में विस्मय से भर गए थे। स्काई क्लाउड सिटी के उच्चाधिकारियों के बीच लीमोइंग का नाम एक प्रसिद्ध अस्तित्व था। जब वह बहुत छोटा था तब से ही वह स्पष्ट रूप से मेधावी के रूप में सामने आया था। अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ते हुए उसकी साधना लगातार ऊपर चढ़ी, हर किसी की कल्पना से परे। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। हर कोई जानता था कि बस कुछ ही सालों में लीमोइंग निश्चित रूप से सोरिंग हेवन महाद्वीप के सबसे मजबूत शीर्ष प्रतिपादकों में से एक बन जाएगा। इसलिए अध्यक्ष हु के मन में भी, जो स्काई क्लाउड सिटी के आर्मामेंट गिल्ड के अध्यक्ष थे, लीमोइंग के लिए बहुत सम्मान था क्योंकि उनके बारे में बहुत सी किंवदंतियां थीं। केवल वे लोग ही समझ सकते थे कि उनकी जैसी जन्मजात प्रतिभा का क्या मतलब है, जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा अध्यक्ष हु ने आज की पहली मुलाकात में ही पाया कि लीमोइंग न केवल उनकी सोच से छोटे थे, बल्कि उनकी साधना और प्रभावशाली रवैया उनकी उम्र से कई गुना अधिक था। इस क्षण अध्यक्ष हु के दिमाग में एक वाक्यांश कौंधा, एक पूरी तरह से उचित प्रतिष्ठा। मानो अध्यक्ष हु की नज़र को महसूस करते हुए लीमोइंग ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उनकी ओर सिर हिलाते हुए कहा, अध्यक्ष हु, मेरी छोटी सी चीज़ भविष्य में आपकी देखभाल में होगी। ओह जी, बिल्कुल बिल्कुल। अध्यक्ष हु ने जल्दी से सिर हिलाया और साथ ही उन्हें जियांग तुक्सिन की बात याद आई कि वह अस्त्र प्रशिक्षु से मिल चुके थे। निश्चित रूप से वह ली जुए एर नहीं हो सकती। सही है, उन दोनों का उपनाम ली है, इसलिए लगता है कि वह गलत नहीं हो सकते।